अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है बेसिकली इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द डिस्कशन ऑन द चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम वन डायमेंशनल सिस्टम्स को जनरलाइज कर सकते हैं टू डायमेंशनल सिस्टम्स पे पर या थ्री डायमेंशनल सिस्टम्स में या ऐसे सिस्टम्स में which have more than one degrees of freedom। तो आज बेसिकली हम दो तीन प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं just by knowing the results that we have developed in our lectures related to chapter number 8। So आपको याद होगा जी कि लास्ट लेक्चर में हम हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने किया टू डायमेंशनल केस, और जो डिस्कशन उसकी एंड हुई थी, हम आइगन एनर्जीज और आइगन फंक्शंस जो हैं वो कैलकुलेट कर चुके थे एक टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। एंड वी वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम के लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई आइगन एनर्जी है एक टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो 5 h ओमेगा है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास कितनी आइगन स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। सो उसके लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है जी कि आइगन एनर्जी क्या होती है टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जो कि हमने उस दिन एक्सप्रेशन डिराइव किया, जो कि बराबर है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस वन इंटू एच कट ओमेगा, वेर एन एक्स एंड एन वाई can take values of 0, 1, 2, 3 and so on। और so total energy आपके पास 5 h का ओमेगा है, which can also be written as 4 plus 1 h का ओमेगा, which means that it implies that कि जो sum है nx और ny का, वो इस केस में 4 है। ठीक है, तो अब हमें ये देखनी है जी कि हम कितने तरीकों से एन एक्स और एन वाई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें जो इनका इसका सम है वो हमें 4 मिल सकता है। ठीक है, सो वी कैन सी दैट, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास 5 डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं जिसमें हमारे पास एन एक्स और एन वाई का सम जो है वो 4 के इक्वल होगा। द फर्स्ट वे इज कि जब एन एक्स आपके पास 0 होगा, एन वाई आपके पास 4 होगा, और यू कैन इंटरचेंज एन एक्स एंड वाई, एन एक्स आपके पास 4 हो, एन वाई आपके पास 0 हो, और द अदर पॉसिबिलिटीज आर 1 3 3 1 और 2 2। तो ये वो 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं एन एक्स और एन वाई की, विच विल गिव यू अ सम ऑफ 4, एंड दैट विल correspond टू a total energy of 5 h कट ओमेगा। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि इस एनर्जी के साथ this energy is 5-fold degenerate, and all these states which have the same energy will be called degenerate। और इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं जी कि जो 0 4 और 4 0 क्वांटम नंबर्स हैं, वी कैन से दैट जो इनके साथ डीजेनरेसी एसोसिएटेड है, इट कैन बी called as the symmetry degeneracy। And similarly in this case as well, 1 3 और 3 1 quantum numbers आप इंटरचेंज करते हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं कि this is the degeneracy associated with the symmetry of the system। लेकिन हम ये देख रहे हैं जी कि ये वाली स्टेट, ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट, ये भी इनकी भी एनर्जी सेम है। तो इस केस में आप जो है एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एक्सीडेंटल डीजेनरेसी का जो है नाम देते हैं। तो हमने तीन तरह की डीजेनरेसीज अब तक जो है हमने वो डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, एक सबसे पहले हमने जो प्रॉब्लम किया था वो एक्सचेंज डीजेनरेसी का था, विच वाज कि आपके पास एक वन डायमेंशनल सिस्टम था, उसमें दो पार्टिकल्स थे, अगर हम उनको एक्सचेंज करें तो उनके साथ उस सिस्टम के साथ जो डीजेनरेसी एसोसिएटेड होती है इसको हम एक्सचेंज डीजेनरेसी कहते हैं। सिमेट्री की वजह से जो आती है उसको हम सिमेट्री डीजेनरेसी कहते हैं। या थर्ड टाइप जो पॉसिबल हो सकती है, इट्स दी कॉल्ड द एक्सीडेंटल डीजेनरेसी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 h का ओमेगा है, और यहाँ पे हम एन एक्स प्लस एन वाई को वी कैन राइट इट एज एन। तो इसका मतलब है कि जो डीजेनरेसी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो आपके पास एन प्लस
वन होगी। ठीक है, कि अगर आपके पास जो सम है एन एक्स और एन वाई का वो टू है, तो इसका मतलब है कि दिस एनर्जी विल बी थ्री फोल्ड डीजनरेट एंड सो ऑन। सिमिलरली इसी तरह का एक हम जनरलाइज फार्मूला लिख सकते हैं फॉर ए डीजेनरेसी ऑफ ए थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि बराबर होगी n प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पर n जो है आपका बराबर है nx plus ny plus nz के. And this is the energy of a three-dimensional harmonic oscillator. But remember that this is the degeneracy of an isotropic harmonic oscillator. ठीक है, जिसमें potential same है system पे, और जो spring constants हैं वो same है. So the vibrational frequency will be the same. So इस केस में हम देख रहे हैं कि n जो है इट्स बेसिकली द सम ऑफ these three quantum numbers. तो हम यहाँ पर जैसे वी कैन चेक दिस कि डीजनरेसी क्या है आपके पास इस एनर्जी आइगन वैल्यू की, जो कि 5/2 कट ओमेगा है, और ये आइगन वैल्यू जो है इट रिस्पॉन्स टू दी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे बनती है जी? ग्राउंड स्टेट आपको पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के आपके केस आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं कि एन एक्स एन वाई एन जी कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन एक्स एन वाई और एन जी तीनों जीरो होने चाहिए. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपके पास पॉसिबिलिटी होगी कि जब एन एक्स वन हो, एन वाई जीरो हो और एन जी जीरो हो, और द अदर वे अराउंड एन एक्स जीरो हो, एन वाई वन हो, या एन जी आपके पास जीरो हो. मतलब कि इन तीनों का जो सम है वो आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो अगर वन के बराबर है, so this energy will be equal to 5/2 h omega, which will correspond to the first excited state. And we can see that this energy is threefold degenerate because आपके पास तीन different तरह की arrangements हैं जो कि आपको sum जो है वो वन देंगी. uh, that is we can have 1 0 1 0 1 1 or 0 0 1. ठीक है, इसका मतलब है कि this energy eigen value is threefold degenerate. So we can check directly from this expression as well कि यहाँ पे n आपके पास क्या है, it's sum of nx plus ny plus nz, जो कि 1 के बराबर है. So 1 plus 1 2 and 1 plus 1 1 plus 2 will give you 3 3 to 6 divided by 2, that will give you 3. So it means that this energy eigenvalue is threefold degenerates, and these three states are called degenerate states. So let's move forward. अगेन जैसे कि हमने कहा कि आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में बेशक वो टू डायमेंशंस में हो या थ्री डायमेंशंस में हो, आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम में आपको आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया गया है, ये एन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया गया है. तो आपको ये जहन में रखना है कि आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो डेफिनेटली आपके पास सेम होगी. सो वी कैन टेक इट आउट as common, and the energy eigenvalue will be given by nx plus ny plus nz plus 3 by 2 h cut omega. ठीक है, जैसे कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपको पता है कि द एनर्जी इज इक्वल टू n प्लस हाफ h cut omega. तो थ्री डायमेंशनल के लिए आपके पास ये आइगन एनर्जी होगी फॉर एन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. And similarly, if you have an anisotropic harmonic oscillator, उसके केस में आपके पास ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जी जो है वो बराबर नहीं होंगे. इट मीन्स दैट यू कैन नॉट टेक दिस ओमेगा कॉमन in all these three terms. So you have to write the total energy of this three-dimensional anisotropic harmonic oscillator as nx plus half h cut omega x plus ny plus half h cut omega y plus nz plus half h cut omega z. और अगर आप इसको कंपेयर करें इस थ्री डायमेंशनल एन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर को आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ, तो आप देखेंगे कि वो जो डीजेनरेसी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, इन दिस केस of an isotropic harmonic oscillator, that degeneration will be lost because in this case the potential has no symmetry. It is an isotropic potential. तो बढ़ते हैं जी आगे, और एक
प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगेन इट्स नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है फॉर ए पार्टिकल विच इज मूविंग इन ए थ्री डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। और वो थ्री डायमेंशनल बॉक्स जो है इट हैज लेंथ ऑफ L1 इज इक्वल टू 1, L2 is equal to 2L and L3 is equals to 3L। इसका मतलब है कि एक सिमेट्रिक क्यूबिकल बॉक्स नहीं है, ठीक है। दो डायरेक्शंस में लेंथ सेम है, एक डायरेक्शन में लेंथ आपके पास डिफरेंट है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है जी कि आपने एनर्जीज फाइंड आउट करनी है सिक्स लोएस्ट स्टेट्स की, और ये बताना है कि क्या वो डीजेनरेट है कि नहीं है। सो वी विल फाइंड आउट द एनर्जीज ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। लेकिन हमें उनमें ये भी देखना होगा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो क्या वो डीजेनरेट है, नॉन डीजेनरेट है, उसमें कितनी स्टेट्स अवेलेबल है, ठीक है। एंड देन वी विल हैव टू ऐड द टोटल स्टेट्स, कि हमें टोटल जो मिनिमम सिक्स लो स्टेट्स होंगी उनकी एनर्जीज कैलकुलेट करनी है। So again, for that you have first you have to write the expression for the total energy of the system for a particle moving in three-dimensional box। तो अगर आप याद करें तो इसका मतलब यू विल रिमेंबर कि जो टोटल एनर्जी है थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक सिंगल पार्टिकल के लिए, if the lengths are L1, L2 and L3, it is the sum of three terms, which will be equal to pi square h cut square over 2m into nx square over L1 square plus ny square over L2 square plus ng square over L3 square, ठीक है। लेकिन हमें जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें आपके पास L2 और L3 जो है वो टू टाइम्स है L के। So you have to substitute the value of L2 and L3 equals to 2L here in this equation, and you will be left with pi square h cut square over 2m into nx square over L square plus ny square over 4L square plus nz square over 4L square। But remember, हमें क्या कहा गया है कि हमें सिक्स लोएस्ट स्टेट्स की जो है वो एनर्जीज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें अगेन ये जहन में होना चाहिए कि एन एक्स एन वाई और एन जी की अलाउड वैल्यूज क्या होती हैं वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल सिस्टम्स के लिए फॉर ए पार्टिकल इन वन फॉर ए पार्टिकल इन द बॉक्स, ठीक है। फॉर ए पार्टिकल, कि वो एक वन डायमेंशनल सिस्टम है या वो टू डायमेंशनल प्लेन में मूव कर रहा है या वो एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है। तो ऑल दीज थ्री केसेस द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटम नंबर्स वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ग्राउंड से डेफिनेटली वो करस्पॉन्ड करेगी उस कॉम्बिनेशन में जब आपके पास एन एक्स एन वाई और एन जी इन तीनों की वैल्यू जो है आपके पास वन होगी। So putting the value of nx, ny and nz here, you will find that the ground state energy is equals to 3 pi square h cut square over 4 ml square, और ये एनर्जी जो है ये नॉन डीजेनरेट है। Now we will move towards the first excited state। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपके पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा जी? वो कॉम्बिनेशन बनेगा कि एक क्वांटम नंबर जो है उसमें आपको टू पुट करना है। इट मीन्स दैट कि एन एक्स एन वाई जो है आपके पास वन होगा और एन जी टू होगा, या आप इस मज़ीद दो और कॉम्बिनेशन जो है आप सॉरी एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है जी? पहला कॉम्बिनेशन बन सकता है कि एन एक्स आपके पास वन हो, एन वाई आपके पास वन हो और एन जी आपके पास टू हो, ठीक है। आ, यहाँ पर आपको ये चीज़ गौर करने की बात है कि यहाँ पर ये रेशो जो है आई मीन 4L स्क्वेयर जो है यहाँ पर ये नंबर कॉमन है। तो इसका मतलब है कि हमें इसको फिक्स करना है और हम इसको वेरी कर सकते हैं। इसके दो कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ठीक है, कि एन एक्स वन है, एन वाई फर्स्ट केस में वन होगा और एन जी आपके पास टू होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इसको आप फिक्स रहने दें, एन वाई को आप टू कर दें और एन जी को आप वन कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास
it will give you the same energy. It means that the first excited state is twofold degenerate. Okay, N1 और N2 जो है ये 1 हो और N3 2 हो, और the other possibilities के N1 N3 जो है ये आपके पास 1 हो और N2 आपके पास 2 हो. Again, when you will put these values in above equation, you will get an energy of 9 pi square h square over 8 ml square, which is twofold degenerate. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में you have two states which have the same energy. And similarly, for the second excited state will correspond to these quantum numbers, that is when n1 is equals to 1 and n2 and n3 are equal to 2. So this is the case for the second excited state. और इसके corresponding जो आपके पास energy होगी वो आपके पास 3 pi square h square over ml square होगी, and again you will see that this state is non-degenerate, since there is only one possibility which will give you this energy. Okay? And definitely we can see that कि जो आपकी ground state की energy है या ये first excited state है, it should have higher energy as compared to that ground state, and जो आपके पास first excited state है, it will have sorry, second excited state है, it should have higher energy as compared to that of the first excited state. लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये ना करें कि कोई ऐसे क्वांटम नंबर चूज कर लें जो correspond कर रहे हो किसी higher excited state को. Okay, so third excited state जो है it will correspond to n1 is equal to 1, n2 is equals to 2, and n3 is equals to 3. Or we can have another possibility कि n1 1 हो, n2 3 हो और n3 भी 2 हो. इसके corresponding जो आपके पास एनर्जी आती है वो बराबर है 17 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 8 एम एल स्क्वायर. तो लिहाजा हम यहाँ पर देख सकते हैं जी कि हमारे पास जो 6 लोएस्ट स्टेट्स थी जिनकी एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है. ये आपके पास 6 लोएस्ट स्टेट्स हैं जिसमें एक स्टेट आपके पास ग्राउंड स्टेट है, दो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स हैं, एक आपके पास एक स्टेट है जो कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, और दो स्टेट्स हैं जो कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is very interesting problem. The problem is to consider a spinless particle of mass m which is moving in a three-dimensional potential, and the potential has it's a three-dimensional potential. It has this form कि आपके पास ये potential जो है ये harmonic potential है जो कि z dependent है, और it is equal to infinity elsewhere. इसका मतलब है x और y डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है इन्फिनिटी है, z डायरेक्शन में आपके पास एक हार्मोनिक पोटेंशियल है. तो आपको कहा गया है जी कि आपने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है एंड टोटल वेव फंक्शन. ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है जी कि फाइंड द एनर्जीज एंड द करस्पॉन्डिंग डीजेनरेसीज फॉर द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है कि बेसिकली दोनों प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, दोनों सिस्टम्स को हमने कंबाइन कर दिया. अब ये दोनों सिस्टम्स कौन से हैं? अब यहाँ पे आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल भी आ रहा है, और आपके पास जो है वन डायमेंशनल बॉक्स का पोटेंशियल भी आपके पास आ रहा है. Okay, and simply you already know the energies corresponding to the harmonic oscillator and the one dimensional box. ठीक है, तो जब टोटल एनर्जी फर्स्ट केस में आपको क्या करनी है जी, राइट डाउन द टोटल एनर्जी एंड टोटल वेव फंक्शन ऑफ दिस पार्टिकल. तो टोटल एनर्जी क्या होगी जी, इट विल बी द सम ऑफ एनर्जीज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जी डायरेक्शन. तो एक्स और वाई डायरेक्शन में हमें पता है कि पोटेंशियल इनफाइनाइट है, so the energy will be equal to pi square h cut square over 2 ml square into nx square. ठीक है, मतलब कि हमारे पास अगर हम इस पोटेंशियल को देखें तो ये थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल जो है इसमें तीन इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है. एक पोटेंशियल वेल है along the x axis, and the other is along y axis, and third is the harmonic oscillator along the z axis. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एनर्जीज हो जाएंगी which will correspond to the energy of a potential well along the x and
y direction plus the energy of a harmonic oscillator along the z direction. तो अब सेकेंडली आपको कहा गया जी टोटल वेव फंक्शन भी आपने फाइंड आउट करना है। टोटल वेव फंक्शन हमें पता है कि अगेन इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द वेव फंक्शन अलोंग द एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन। ठीक है, एक चीज क्या है इंटरेस्टिंग अगेन यहाँ पे कि ये दो जो वेव फंक्शन होंगे दे विल करस्पॉन्ड टू ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स एंड दिस wave function will correspond to the wave function which basically corresponds to a harmonic oscillator case। ठीक है, तो इनकी फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। हमें पता है कि वन डायमेंशनल बॉक्स के केस में आपके पास जो वेव फंक्शन है वो बराबर होता है 2/a साइन ऑफ n पाई x ओवर a के, वेयर a इज द लेंथ ऑफ the one dimensional box. Similarly, we will have another term here which is 2/a sine of n y pi y over a, and third is the wave function which will correspond to the wave function of a harmonic oscillator along the z direction, which will be equal to a and z और harmonic polynomial होंगे into exponential of minus eta square by 2, और eta जो है basically it will have the z dependence। ठीक है, तो यहाँ पर मैं a नॉट या harmonic polynomials की कोई वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, so it's basically a general expression for the total wave function of a total wave function for the given potential। ठीक है, सेकेंडली आपको कहा गया है जी द सेकेंड पार्ट इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जीज एंड द corresponding degeneracies for the ground state and the first excited state। तो ग्राउंड स्टेट अगेन करस्पॉन्ड करेगी, इसमें आपको ये जहन में रखना है कि ये आपके पास अगर 1D का पोटेंशियल है तो इसमें nx और ny जो है they cannot have zero value, it will start from 1 2 3 and so on। बट इस केस में आपके पास जो क्वांटम नंबर है it takes the values from 0 1 2 3 and so on। ठीक है, तो इसमें आपको जीरो भी इंक्लूड करना है, तो लिहाजा जो आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो करस्पॉन्ड करेगी जब आपके पास एन एक्स और एन वाई 1 के बराबर होगा और एन जी आपके पास 0 के बराबर होगा। सो दिस विल गिव यू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी of the system, and it will be equal to E110 equals to pi square h cut square over ml ma square plus h cut omega by 2, and again this is the this energy is the non-degenerate, whereas the first excited state will correspond to n when nx is equals to 1 और ny is equals to 2। लेकिन इस तरह की आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि nx भी 2 हो सकता है ny भी 1 हो सकता है, and both these values both these possibilities will give you the same energy which is equals to 5 pi square h cut square over 2 ma square plus h cut omega by 2। And since there are two possible states for this energy, it means that this energy is doubly degenerate or twofold degenerate, and these states will called the degenerate states। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का सिर्फ मकसद ये था कि जो प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल केसेस में उनको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। कुछ मजीद सैम्पल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको मैं एज एन असाइनमेंट दूंगा सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दोज प्रॉब्लम्स और आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। सो थैंक यू जी।